नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः उपस्थित हूँ। धर्मवीर भारती जी की एक और कविता की व्याख्या लेकर, जिसका शीर्षक है फागुन की शाम। तो ये जो कविता है, जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि फाल्गुन मास जो कि वसंत का समय होता है, उसकी एक शाम संध्या की चर्चा जो है, वर्णन जो है, वो धर्मवीर भारती जी कर रहे हैं। और इस कविता को पढ़ते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि कविता में मुख्य रूप से प्रकृति चित्रण और उनकी अपनी अनुभूतियाँ, उनके अनुभव इस कविता में चित्रित हुए हैं कि कवि के मन की अनुभूतियाँ क्या है, और साथ ही साथ प्रकृति चित्रण भी हुआ है। आप साथ ही यह भी देखेंगे कि उनकी मन की अनुभूतियों के साथ साथ ही प्रकृति का चित्रण भी वैसा वैसा ही वो करते जाते हैं, जैसी जैसी उनकी मन की अनुभूतियाँ होती हैं। तो आइए इस कविता की व्याख्या करते हैं। घाट के रास्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है, मुझे पुकारे ताना मारे, भर आए आँखड़ियाँ उन्मन, ये फागुन की शाम है। देखिए, कवि उस स्थिति का वर्णन कर रहा है। घाट के रास्ते, घाट जो नदी के किनारे उस नदी के जल को प्रयोग करने के लिए जो सीढ़ियाँ इत्यादि बनी हुई होती हैं, या प्राकृतिक रूप से एक ऐसा किनारा बना हो कि जिस पर जाकर नदी के जल का प्रयोग किया जा सके, उसे घाट कहा जाता है। घाट के रास्ते, और उस घाट तक पहुँचने के रास्ते के बारे में बात की गई है। तो नदी के घाट तक पहुँचने के रास्ते में उस बंसवट से, बंसवट बरगद के वृक्ष को कहते हैं, उस बांस या बरगद, उस बरगद के वृक्ष के एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। एक पीले रंग की चिड़िया, पक्षी की बात की गई है, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। कवि को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए वह यही ही कह देते हैं कि उसका कुछ अच्छा सा नाम है। और अच्छा सा नाम केवल नाम के लिए ही अच्छा प्रयोग नहीं है, अपितु यह उस पक्षी की सुंदरता को भी दर्शाता है कि कवि के मन में उस पक्षी के सौंदर्य का कैसा बोध है। और उसकी सुंदरता के लिए ही वह यह भी कहते हैं कि मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम है। कहने का भाव यह है कि बहुत ही सुंदर सा एक पक्षी है वह चिड़िया। मुझे पुकारे ताना मारे, वह मुझे पुकारती है, उस बरगद के वृक्ष पर बैठी हुई मुझे पुकारती है। ताना मारे, मुझसे शिकायत भी करती है। ताना देना मतलब मुझसे शिकायत भी करती है। भर आए आँखड़ियाँ, और जब वह मुझे पुकारती है तो आँखड़ियाँ, आँखें, मेरी आँखें भर आती हैं, मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। उन्मन, और उन्मन मतलब उदास, और मैं बहुत ही उदास हो जाता हूँ। ये फागुन की शाम है। यह जो फागुन की शाम है, ये फागुन मास की शाम का समय है, और मुझे जो है अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं। अब इसको अच्छे से देखते हैं पंक्तिशः अर्थ के बाद, कि कवि जब नदी के घाट तक जाने वाले रास्ते से गुजर रहा है, तभी बरगद के वृक्ष पर बैठी हुई एक पीली सी चिड़िया, जो कि एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, हालांकि उसका नाम कवि को याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वह चिड़िया जब कवि को पुकारती है, उससे शिकायत करती है कि तुम इस मार्ग से बहुत दिनों बाद गुजरे हो, तुम इतने दिनों में क्यों आए हो, इस प्रकार की शिकायत जब
वह चिड़िया करती है तो कवि को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है कि वह किस तरह से प्रतिदिन यहाँ पर आया करता था और अपनी प्रेमिका से मिला करता था। तो उन दिनों की जो प्रेम के दिन थे, उन दिनों की याद कवि को आती है और उसी याद के आने से उसकी आंखें भर जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास हो जाता है। और उसे उस समय जब फागुन की शाम होती थी, संध्या काल होते थे फागुन के, तो वे समय भी उसे याद आते हैं। घाट की सीढ़ी तोड़ तोड़ कर वन तुलसा उगाई, कि उस घाट पर जो सीढ़ियां बनी हुई थी, पत्थरों और ईंटों से बनी हुई सीढ़ियां थी, तो उन सीढ़ियों को फोड़ फोड़ कर, उनको तोड़ तोड़ कर वन तुलसा, जंगली तुलसी का पौधा वहां पर उगाया था, यानी तुलसी के पौधे वहां पर उगाए थे। हम देखते हैं कि जिस प्रकार से छतों इत्यादि पे पीपल भी सीमेंट की दीवारों को फोड़कर, छत को फोड़कर उगाते हैं, वैसे ही जो घाट पर सीढ़ियां बनी हुई थी, उन सीढ़ियों को तोड़कर वहां पर वन यानी जंगली तुलसी के पौधे उगाए थे। झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई, और जो वे तुलसी के पौधे उन सीढ़ियों पर उग आए थे, उन तुलसी के पौधों से छन कर, यानी कि उनसे गुजर कर सूर्य की किरणों की परछाई उस जल पर पड़ रही थी। जो नदी का जल था, उस नदी के जल पर सूरज की परछाई उन झुरमुटों में से छन कर पड़ रही थी। और उस दृश्य का वर्णन यहाँ कवि ने किया है। वह अपने पुराने दिनों की याद करता है और तभी वह उन प्राकृतिक दृश्यों की भी याद करता है कि किस प्रकार से जो सूर्य की किरणें उन सीढ़ियों को फोड़कर उग आए, तुलसी के पौधों से छनकर जब जल पर पड़ती थी तो बड़ी ही सुंदर दिखाई देती थी। तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी। तोता पंखी किरणों को तोते के पंख के समान बताया गया है। हिलती बांसों की टहनी, और उस नदी के आसपास कहीं बांस के वृक्ष भी खड़े हुए थे, बांस भी लगे हुए थे और उनकी टहनियाँ भी हिलती थी। तो जब सूर्य की किरणें हिलती हुई बांसों की टहनी पर पड़ती थी, क्योंकि बांस की टहनियाँ हरी होती थी और तोते का रंग भी हरा होता है, तो जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती थी तो वे चमकती भी थी और साथ साथ में ऐसे लगती थी कि मानो तोता बैठकर पंख हिला रहा है। तो नदी के किनारे पर उगी हुई बांस की टहनियाँ हिलते हुए सूर्य के प्रकाश में तोते के पंखों के समान लगती थी। यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी। कहनी कहने योग्य और अनकहनी न कहने योग्य। तो जो कवि है वो उन बातों को याद करता है कि जब उसकी प्रेयसी उससे कहने योग्य और ना कहने योग्य वे सभी बातें उन्हीं सीढ़ियों के पास बैठकर, उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर कहती थी, जहाँ पर तुलसी के पौधे भी एक तरफ उगाए हैं और साथ ही वे बांस के वृक्ष हैं जिनकी टहनियाँ तोते के पंखों के समान चमकती हुई दिखाई देती हैं। वहीं बैठकर वह प्रेयसी भी कहने योग्य और ना कहने योग्य सभी प्रकार की बातें नायक से या कवि से करती थी। तो आगे जो भी बातें वह कवि की प्रेयसी उससे करती थी, उनके बारे में कवि आगे वर्णन करते हैं। आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी। अब कवि उन बातों का वर्णन कर रहा है जो उसकी प्रेयसी उस समय नदी की उन सीढ़ियों पर बैठकर उससे कहती थी कि
आज बछड़े ने माँ की रामायण की पुस्तक को, रामायण के ग्रंथ को खा लिया। अब ऊपर जो कवि ने कहा कि कहने योग्य ना कहने योग्य, यानी कि सभी प्रकार की दुनिया जहान में जितनी भी बातें होती हैं, सभी प्रकार की बातें वह अपनी प्रेयसी के साथ किया करते थे और उसकी प्रेयसी भी उसके साथ सभी प्रकार की बातें किया करती थी। तो वैसी ही एक बात है कि आज बछड़े ने उसकी माँ की रामायण की पोथी खा ली है। अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है। और तभी वह जो नायिका है, प्रेयसी है, वह यह भी कह उठती थी कि अब मुझे अपने घर जाने दो, अब बहुत देर हो गई है, मुझे घर पर बहुत सा कार्य भी करना है। तो कहने का अर्थ यह है कि सभी प्रकार की बातें उसकी प्रेयसी उसके साथ उस समय करती थी। इस सीढ़ी पर यहीं जहाँ पर लगी हुई है काई, काई जो पानी में एक जलीय पौधा होता है और वो उसमें फिसलन हो जाती है, जहाँ पर वह लग जाती है वहाँ पर फिसलन हो जाती है। तो जो नायक है उसको नायिका ये बात बता रही थी और कवि उन सब बातों को याद कर रहा है कि किस प्रकार से नायिका उसे सारी ये बातें बताती थी। तो कवि इस बात को अब याद कर रहा है कि एक दिन नायिका ने उसकी प्रेयसी ने उसे यह भी बताया था, एक सीढ़ी की तरफ संकेत करते हुए कि यह वही सीढ़ी है जिस पर काई लगी हुई थी। एक दिन उसकी नायिका भी उसको बताते हुए पिछली बातों को ही याद कर रही है कि इस सीढ़ी पर काई लगी हुई थी और इसी सीढ़ी पर एक दिन फिसल पड़ी थी मैं, फिर बाहों में कितना शर्माई। कि इसी सीढ़ी पर मैं एक दिन फिसल गई थी उस काई के कारण और तुमने मुझे अपनी बाहों से थाम लिया, और जब तुमने मुझे अपनी बाहों से थामा तो मैं कितना शर्मा गई थी। यही न तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन। और फिर वह नायिका नायक को बताते हुए यह भी बात बता रही, यह भी याद कर रही है कि तुमने उस दिन भले ही मुझे अपने हाथों में, अपनी बाहों में थाम लिया था, लेकिन तुमने उस दिन मेरे हाथों का कंगन भी तोड़ दिया था। यहाँ न आऊँगी अब, जाने क्या करने लगता मन। और वह यह भी शिकायत करती है कि अब फिर से मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, क्योंकि तुमने मेरा कंगन तोड़ दिया था। तो मैंने यह भी सोचा था कि मैं यहाँ पर अब नहीं आऊँगी, क्योंकि यहाँ आने से मेरा मन अलग ही तरह का हो जाता है, मेरे मन में अलग ही अनुभव या अलग ही एहसास जागृत हो जाते हैं। लेकिन तब तो कभी न हम में तुम में पल भर बनती। और नायिका नायक को यह भी बताती है, उसको पुराने दिनों की याद दिलाते हुए उन सीढ़ियों पर बैठे हुए यह भी कहती है कि तब तो तुम में और हम में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अर्थात मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती थी और तुम मेरी बातों को भी बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी। अर्थात उनमें प्रेम भरी नोक झोंक चलती रहती थी, प्रेम भरी लड़ाई उनमें चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे की बातों को तनिक भी स्वीकार नहीं करते थे। शायद नायिका आज की स्थिति से कवि के सामने पुरानी स्थिति की तुलना कर रही है कि तब किस तरह के भाव दोनों के हृदय में विद्यमान थे और आज किस तरह के भाव उन दोनों के हृदय में विद्यमान हैं। और कवि उन सभी बातों को, पहले की बातों को भी, और जब नायिका उससे ये बातें कहती थी उसके बाद की सभी बातों को याद आज कर रहा है इस फागुन की शाम में। तुम कहते थे जिसे छां है, मैं कहती थी घाम है। अब जो ऊपर बात कवि ने बताई है कि दोनों में कभी भी नहीं बनती थी, सुलह कभी भी नहीं होती थी, तो उसी का एक उदाहरण दिया है कि यदि तुम किसी स्थिति को छाया की संज्ञा देते थे तो मैं उसे धूप की संज्ञा देती थी। अर्थात जो तुम कहते थे मैं उसके विपरीत कहती थी और जो मैं कहती थी तुम उसके विपरीत कहती थी। तो इस प्रेम भरी नोक झोंक को नायिका भी एक दिन नायक के पास बैठी हुई याद करती है। अब तो नींद निगोड़ी सपनों भटकी भटकी डोले।
भटकी भटकी डोले मतलब दर दर भटकना, घूमना। नींद निगोड़ी कि अभागी नींद। तो अब जो है नायिका ये भी बताती है, एक दिन नायक को ये भी बताती है कि अब तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि तुम्हारे विरह में मुझे नींद ही नहीं आती, और वह नींद जो है पूरी रात रात भर इधर उधर भटकती रहती है और मेरे पास नहीं आती। कहने का भाव यह है कि नायक के विरह में नायिका को नींद नहीं आती है। कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले, और कभी कभी तो कोयल सुबह सुबह इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। सकारे मतलब सुबह सुबह, कि कभी कभी तो कोयल सुबह सुबह इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। जब वह बोलती है तो ऐसा लगता है ज्यों सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा, कि जैसे उस कोयल को सोते सोते किसी विषैली नागिन ने डस लिया हो। अर्थात कोयल की आवाज़ भी अब उस नायिका को विरह के कारण ऐसी लगती है कि जैसे उसे किसी विषैली नागिन ने डस लिया हो। अर्थात उसके मन में विरह वेदना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो कहने का भाव यह है कि कवि उन बातों को याद कर रहा है जब नायिका उसे ये सब बातें बताती थी कि किस प्रकार से हम और तुम इन सीढ़ियों पर बैठते थे, किस प्रकार से हमारे बीच नोक झोंक होती थी, और किस प्रकार से जब वे मिलते नहीं तो विरह के दिनों में नायिका की क्या दशा होती थी। मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा, सन्नाटा खामोशी। और उन दिनों, विरह के दिनों में नायिका यह भी बताती है नायक को कि उन दिनों जब तुम्हारे विरह की पीड़ा से मैं पीड़ित थी, तब मैं इतनी मौन रहती थी कि मेरे मौन से स्वयं सन्नाटा, स्वयं खामोशी ही चौंक जाती थी। वह भी मेरे मौन से स्तब्ध हो जाती थी, आश्चर्यचकित हो जाती थी। अर्थात वह बड़ी ही गुमसुम रहती थी और उसकी खामोशी को देखकर स्वयं खामोशी भी आश्चर्यचकित हो जाती थी, सकते में आ जाती थी। पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से। जाहिर करना मतलब प्रकट करना। लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने कुछ भी प्रकट नहीं करती हूँ। अर्थात अपने प्रेम और विरह की बातें किसी के सामने प्रकट नहीं करती हूँ। उसका कारण अगली पंक्ति में दिया हुआ है, कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है। कि कहीं मेरी इन बातों को सुनकर मुझसे कोई कुछ कह न दे, यह ऋतु तो स्वयं ही बदनाम है। यह तो ऐसी ऋतु है जिसमें प्रेमी जनों के ऊपर लोग आरोप लगा ही देते हैं, और उन आरोपों के डर से ही कि कहीं कोई उस पर भी आरोप न लगा दे, उससे भी कोई कुछ कह न दे, इसलिए वह अपनी व्यथा को किसी के सामने प्रकट भी नहीं करती है। ये फागुन की शाम है, और यह तो वही फागुन की शाम है जिसमें मुझे सब बीती बातें याद आ रही हैं। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि कविता में प्रकृति चित्रण और कवि की व्यक्तिगत अनुभूतियों का मिला जुला चित्रण है। दोनों के सामंजस्य से कवि ने यह कविता लिखी है, और उसके व्यक्तिगत जो प्रेम के अनुभव हैं उन सभी अनुभवों को वह याद कर रहा है कि उसकी प्रेयसी उससे उस घाट की सीढ़ियों पर बैठकर क्या क्या कहती थी, और इस प्रकार की बीती बातों को वह प्रेयसी भी उन घाट की सीढ़ियों पर बैठकर दोहराती थी, उसके सामने कहती थी। तो यह थी फागुन की शाम कविता की व्याख्या। धन्यवाद।